खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हें हम चैलेंज करते हैं, तुम सड़कों पर आओ। सड़कों पर जाएंगे ना, अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर का आवाम से इंटरेक्शन और उस हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है वो ख़बरों की जीनत बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का मुखातिब कौन था। प्राइम मिनिस्टर ये किसको कह रहे थे कि अगर मैं हुकूमत से निकला तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा, तुम्हें मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये पैगाम किसको दे रहे थे वो? ख़तरनाक अगर अपोजिशन को माने कि अपोजिशन को वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए ख़तरनाक हूँगा, तो वो तो पहले से 3-4 साल से जेलों में पिस रहे, कोई एहतसाब का केस भुगत रहा है, कोई FIA की इंक्वायरी भुगत रहा है, कोई 1.5 साल हिरासत में रहा और केस उसके की सुनवाई की बारी नहीं आई। तो उसके लिए तो ख़तरनाकी जितनी साबित होनी थी वो तो हो चुकी, बल्कि उस गुब्बारे में से तो ये कहना चाहिए कि हवा भी निकल गई। लास्ट वीक हमने खबर की थी कि प्राइम मिनिस्टर नाखुश हैं अपने एहतसाब के मशीर से, और आज की खबर यह है कि शहजाद अकबर इस्तीफ़ा ख़ुद अपने हाथों से तहरीर करके दे चुके हैं। हमारे जो रिपोर्टर साथी हैं वो तो कहते हैं कि इस्तीफ़ा तलब किया गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश ये थी कि ये जितने लोग बाहर नज़र आते हैं ये अंदर होने चाहिए, इनको सज़ाएँ क्यों नहीं हुई। और वो कहते थे कि सज़ा के लिए अदालती अमल से गुजरना ज़रूरी है, और अदालतें पूछती हैं कि सबूत किधर है, तो सबूत ना हो तो फिर सज़ा होना मुश्किल हो जाती है। ये एक टेढ़ा सा मामला है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अफसोसनाक पहलू यह है कि जिनके ऊपर हम सोचते थे कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट सामने आ गई हैं, इनको सज़ा होगी, उनको सज़ा नहीं हुई, बल्कि वो किसी बारगेन या किसी डील के नतीजे में लगता ही है कि उनको काफ़ी ज़्यादा ढील मिलेगी या मिल रही है पिछले 3-4 सालों से। और जिनके मतलब कुछ भी नहीं हो सबूत पल्ले, उनको 1.5-2 साल अंदर रगड़ा लगा के तो अदालतों से उनको ज़मानत मिली और अब वो बाहर हैं, उनको दोबारा आप अंदर नहीं कर सकेंगे। आप अंदर करने की कोशिश करेंगे तो वो पहले अदालत पूछेगी कि पहले 1.5 साल जो अंदर रखा था किस बिना पर रखा था, अब दोबारा क्या करने आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एहतसाब का एक मेन स्लोगन था जिसको लेकर हुकूमत में आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि ट्रांसपेरेंट शफाफ एहतसाब होगा, एक एक को अंदर कर दूंगा, सजा दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाए, उसमें से कुछ नहीं निकला। अब अगला सवाल, जो मैं अभी प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी मौजूद पाकिस्तानियों से जो वसूल किए हैं, उसमें से एक ये था कि इस पे नाकामी क्यों हुई और इस पे कितना पैसा सर्फ हुआ हुकूमत पाकिस्तान का, टैक्स पेयर्स की कितना पैसा इसके ऊपर स्पेंड किया गया इन केसेस के ऊपर, और क्यों नहीं कुछ निकला। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद दे सकते हैं। लेकिन तकरीर के अंदर जो उन्होंने वार्न किया, किसको किया है ये अपने, आज प्रोग्राम आगे चलेगा तो पैनलिस्ट से पूछेंगे, लेकिन उनके बयानात कुछ मैंने निकाले हैं, कुछ बयानात बहुत ख़तरनाक हद तक ख़तरनाक है। जैसे वो ये पहला ही बयान है कि ख़बरदार कर रहा हूँ, वो सुनिए किसको कह रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, एक खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ, मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अगर मैं सड़कों पे निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आज से तकरीबन 1 साल पहले कमोबेश कौमी असम्बली में एक मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुंह से -1 का तज़किरा किया था। फैटफ का माहौल था, इश्यूज़ अपोजिशन के साथ चल रहे थे, कुछ मीटिंग्स हुई थी और उन मीटिंग्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा के नाम आए कि वो उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के। बेचारे उसके बाद से 1 साल हो गया वज़ाहतें करते और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें करते, अब थकते नहीं हैं। शाम को शायद चाय पीने, कॉफ़ी पीने अभी भी कहीं और जाते हो, लेकिन कैमरे के सामने प्राइम मिनिस्टर की तब से वो बहुत तारीफ़ें करते हैं। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अगर मैं नाराज़, वो सुनाइएगा वो भी क्या था। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। कि अगर -1 हो भी गया तो कोई और भी इनको नहीं छोड़ेगा। आप कहते हैं कि अगर मुझे निकाल दिया फिर भी बड़ा ख़तरनाक, तो ये मामला है क्या? कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो हमें समझ नहीं आ रही। कल PDM का इजलास भी है इंटरेस्टिंगली, जिसमें एजेंडा आइटम के ऊपर जो उनके सीनियर लीडरशिप है वो कहती है कि स्टेट बैंक का जो लॉ है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, वो कल हम एजेंडा आइटम पे रखेंगे, महंगाई एजेंडा आइटम पे रखेंगे। और तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शायद पिछले चंद रोज़ से बहुत परेशान है, वो अदम एतमाद की तहरीक की कंसिडरेशन है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। PDM के फोरम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसलिए कल अगर JUI, PMLN और बाकी जो पार्लियामेंट से बाहर की जमातें PDM का हिस्सा हैं वो ये फ़ैसला कर लेती हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे, तो फिर उनको इंगेज करना पड़ेगा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, MQM को और इसके अलावा काफ लीग को। काफ लीग के हवाले से मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के अपडेट देता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर के बाद जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई और उनके ऊपर एक अदालती फ़ैसला आया तो उनका एक जुमला वो आजकल बड़ा तब से ही सियासत में मकबूल है कि मुझे क्यों निकाला। वो हर तकरीर शुरू यही करते थे, क्यों निकाला मुझे, मुझे क्यों निकाला। तो उसके साथ ताबीर की जा रही है कि ये तो कह रहे हैं अगर मुझे निकाला, वो कहते थे मुझे क्यों निकाला। दिखाइएगा नवाज़ कहते थे वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको क्यों निकाला गया, क्यों निकाला मनसब से, नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया। मैं डरता नहीं हूँ और न मैं अब घर बैठूंगा जब तक इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल जाती। मैं घर नहीं बैठूंगा। पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? अब ये दोनों आपस में ख़ुद से बता सकते हैं कि नवाज़ शरीफ किसको कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, क्योंकि उसके ऊपर तो एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में इनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो वो मैसेज किसको दे रहे थे? इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे नवाज़ शरीफ। तो अब इमरान खान किसको दे रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है मेरे सामने। प्राइम मिनिस्टर ने एक अदलिया के हवाले से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया, क्योंकि ये उनकी दिली ख्वाहिश तो है, मैं आगे कुछ स्टेटमेंट सुनाऊँगा आपको, कि एक एक को पकड़ के अंदर कर दें, लेकिन अदालती फ़ैसले के बगैर नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि जब आप ख्वाहिश का इजहार करें और अदलिया से कहें कि अदलिया क्यों नहीं ऐसा कर रही। अदलिया के ऊपर क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, दिखाई। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, अदालत उसको मुजरिम करार देती है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लड़ना, पहले अपने बच्चे बाहर भगा दिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं, और वो कहते जी, उससे पूछो, वो कहते जी मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे बाहर चले गए। अदालत और एक तरीक़ाकार के तहत तो चलेगी आगे, उसको सवाल जवाब भी होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के बच्चे भी पाकिस्तान में ही होने चाहिए, उनकी जायदादें, कारोबार भी पाकिस्तान में होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर वो टैक्स पेयर्स होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट तरीका तो यही है। लेकिन क्या आप अदलिया से कहेंगे कि कुछ खुदा का खौफ खाओ, सज़ा दो इसको? अदालत के सामने तो केस होना चाहिए, और केस इतना तगड़ा और मजबूत होना चाहिए। एहतसाब के ऊपर एक सवालिया निशान जो और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि शायद ही कुछ दुनिया में चंद एक मिसालें होती हैं कि किसी मुल्क की लूटी हुई दौलत उसको मिल जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो अनोखा वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान से $190 मिलियन स्टोलन मनी, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के तौर पर UK हुकूमत ने एसेट को पकड़ा, आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि ये हुकूमत पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा है, ये पाकिस्तान को वापस किया जाए। वो 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान आया, 40 अरब रुपया। वो 40 अरब रुपया कहाँ गया? शहजाद अकबर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पाकिस्तानी कौम को कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। किस असूल, किस ज़ाब्ते के तहत वो जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था किसको दिया गया, किस केस में एडजस्ट किया गया? और अगर किसी केस में अदालत ने उसको कबूल किया है तो शायद अदालत को भी किसी दिन खोल के ये सवाल पूछना पड़े कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम थी, पाकिस्तानी लोगों का लूटा हुआ पैसा था, तो ये अदालत के साथ सेटलमेंट में कैसे इस्तेमाल हुआ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक किस्म का केस है, और इसके ऊपर इसी एहतसाब के अमल के दौरान जब एक एक को अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उसमें ये 40 अरब रुपया कहीं से आया और कहीं से हड़प हो गया, ये सवालिया निशान रहेगा। इसको पार्लियामेंट को, हमारी अदालत को, किसी न किसी को इसका जवाब पाकिस्तानी कौम के सामने रखना पड़ेगा। जो आज पैनलिस्ट है हमारे साथ इस प्रोग्राम में, पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, और अताउल्लाह तारड़ है PMLN से हमारे साथ। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। मुनस इलाही साहब से हमने काफ लीग और अमीनुल हक साहब से MQM का मौक़िफ़ जानने के लिए भी कोशिश करेंगे, उनसे बात हो जाए। मुनस इलाही साहब हो सकता है हमें ज्वाइन करें, हो सकता है ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 2 बातें मेरी प्रोग्राम के स्टार्ट में, अपने इंट्रो में मुझे कोट करके कह सकते हैं कि एक तो अभी तक PMLN से, नून लीग से, किसी ने काफ लीग से अदम एतमाद के हवाले से कोई रब्ता किया नहीं है, और दूसरा अगर हमसे रब्ता किया भी किसी ने तो हम उसको ना ही करेंगे, यही हमारा जवाब है, हमारी तरफ से ना समझें। ये मुनस इलाही का काफ लीग से जवाब है अदम एतमाद के हवाले से, जो PDM कल के इजलास के अंदर कंसिडर पॉसिबली करने जा रही है, और मोस्ट लाइकली शहबाज शरीफ को नून लीग चाहती है कि उनको अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन पार्टीज़ अपने लीडर के तौर पर नॉमिनेट करें जब वो स्टेज आएगी वोटिंग की। तो ये काफ लीग का जवाब है। MQM आएगी हमारे साथ तो अभी MQM से भी पूछेंगे। पलविशा का जो स्टेटमेंट है बहुत ख़तरनाक साबित होगा, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये इसमें मुखातिब था कौन?
जो था उसको समझ आ गया होगा। और ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल में इनको कोई ख़दशात हैं और स्टेटमेंट के पीछे एक घबराहट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की वो आया है, वरना ऐसी स्टेटमेंट उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने मुझे अगली टर्म के लिए माहौल फराहम ना किया तो फिर मैं सड़क पे निकलूँगा और मैं इतना ख़तरनाक साबित होऊंगा जितना मैं अभी अंदर बैठा नहीं हूँ, अभी तो मैं तमाशे देखता हूँ, यही कहा है। यही कहा। तो लिहाजा इसका यही मतलब है कि अगर इस टर्म को जो है मुझे इसमें बचाया नहीं गया इस टर्म में, और अगर अगली टर्म के लिए माहौल फराहम नहीं किया गया, जो EVMs के बाद भी इन्हें शक है कि इनको ना मिले, लिहाजा तो उन हालात में ये सड़क पे निकलेंगे और ये मतलब तो ये कि एक्सपोज करेंगे लोगों को और ख़तरनाक साबित होंगे। किसको एक्सपोज करें? देखिए, जिसके लिए ये पैगाम है वो उनको समझ आ गया। जो जिनकी बैसाखियों पे खड़े हुए उन्हीं के लिए पैगाम है, और किसके लिए? जिनकी बैसाखियों पे खड़े हैं उन्हीं को डरा रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत ना रही तो आपको नहीं छोड़ो। तो आपने हज़रत अली का कॉल नहीं सुना है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो? तो ये वही है। और इसके अलावा अगर ये सड़क पे आते हैं तो इनको ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की कौम इनके साथ होगी इन तमाम हालात के बावजूद जो आज आप, हम और पाकिस्तान की आवाम सह रहे हैं। इसके बावजूद इन्हें इस कदर यकीन है कि ये सड़क पे आएंगे तो ये समझते हैं कि लाखों लोगों का समंदर जो है मीलों में इनके साथ जो है बहता जाएगा। हर जाने वाले को ऐसे एहसासात और ख्वाब आते हैं। अमीनुल हक साहब हमारे साथ हैं MKM से। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नजीम भाई। अमीन साहब, हुकूमत की कारकर्दगी पे भी आपसे सवाल करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो बहुत ख़तरनाक साबित होगा, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा अगर वो सड़क पे निकला है। तो ये किसको कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जमहूरी तरीके का मामला है, होना क्या चाहिए। MKM पाकिस्तान हमेशा असूलों की सियासत करती चली है। और हम क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, कि यस, पार्लियामेंट का 5 साल मुकम्मल होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस हवाले से हम तो हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत के साथ खड़े रह रहे हैं। जो सूरत हाल है, हाँ, कुछ इश्यूज पे हमारे, मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ इश्यूज, मुख्तलिफ मौके पे कुछ इश्यूज से हमारे इख्तलाफात होते हैं, हम उनके सामने रखते हैं। और जहाँ जहाँ पर अवाम की बेहतरी के लिए, जिस तरह अभी आपने देखा कि मिनी बजट के हवाले से भी 5-6 ऐसे इश्यूज हैं जिसके पर हमने सहमत किया, और हमारी ख्वाहिश थी कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए मिनी बजट के हवाले से। मैं समझता हूँ किसी हद तक हमें कामयाबी भी मिली। कुछ इश्यूज ऐसे थे कि हमारी बात नहीं सुनी। तो सियासत में जगह गिव एंड टेक का मामला होता है तो कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें पे आपको अपने फैसले पर अटल खड़ा रहना पड़ता है। अमीन साहब, आपने कहा पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए, बड़ा जोर देकर आपने कहा। आपने ये नहीं कहा कि हुकूमत को 5 साल करने चाहिए पूरे। कोई फ़र्क है दोनों बातों में? मेरा ख्याल है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को 5 साल मुकम्मल करके, यस, ये अपनी जगह पर दुरुस्त है और होना चाहिए कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से मंतखब कराती है। मैं समझता हूँ कि माजी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5 साल मुकम्मल किया, उससे पहले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल मुकम्मल किया। लेकिन दोनों अदवार में, जिन दोनों की आपने मिसाल दी, पीपल्स पार्टी के उस 5 साल की हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म थे, पहले 4 साल यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर परवेज़ अशरफ। PMLN में भी पहले 4 साल नवाज शरीफ और 5वें साल के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी। आपने पार्लियामेंट के ऊपर जोर दिया, हुकूमत के ऊपर जोर क्यों नहीं दिया कि हुकूमत 5 साल पूरे करे? नहीं, मैं इसको तस्दीक कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि होना क्या चाहिए कि अगर पार्लियामेंट के अराकीन कौमी असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया है तो मेरा ख्याल उनके एहतराम अपनी जगह पर रखना चाहिए और हर सूरत में होना ये चाहिए कि 5 साल मुकम्मल करने के मौके फराहम करने चाहिए। तो यस, आई डू एग्री कि जो 5 साल हुकूमत को मुकम्मल होना चाहिए। और न सिर्फ ये कि ये वाले पार्लियामेंट बल्कि आने वाला भी जो पार्लियामेंट है उसमें भी होना चाहिए कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है और पार्लियामेंट उससे ऑथराइज करती है, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जमहूरी तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक उसे 5 साल मुकम्मल करना चाहिए। सर, अमीन साहब, किसी ने नून लीग से या अपोजिशन से अदम एतमाद के हवाले से MKM से बातचीत की? देखिए साहब, वैसे मैं काम लेता हूँ, जैसा हमारा असेंबली नून के साथ यकीनन राब्ता रहा है मुख्तलिफ मौके पे। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से तो हमारे दफ्तर भी तशरीफ लाए हैं, हमारे उनसे मुलाकात भी हुई है। आपको याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था उस दौरान भी हमारे दफ्तर इनके तमाम टॉप लीडरशिप आई थी, हमारे बातचीत हुई थी।
तो राब्ता अपनी जगह पर है, बट एज फार एज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंसर्न, मैं समझता हूँ इस पे ना उनकी तरफ से बातचीत हुई ना कोई डिस्कशन हुआ। शहबाज शरीफ ने या किसी सीनियर लीडर ने ये डिस्कस नहीं किया कि MQM हमारे साथ क्या कौमी असम्बली में चल सकती है? ये इस पे आपसे कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई? नहीं, मैं बिल्कुल साफ और वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहता हूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है किसी किस्म के इस हवाले से कोई राब्ता MK पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है। तो अगर वो करते हैं आपसे अदम इत्मीनान के लिए राब्ता, तो आप उन्हें हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? देखिए नदीम भाई, ये बात मरूजे पर है कि वो हमारे साथ राब्ता करते हैं, और राब्ता करने को हमारे क्या पता। हमेशा एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो बाहमी मशावरत के साथ फैसला करती है। हमारे पास हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम बोर्ड है तो क्या, राब्ता कमेटी पाकिस्तान है। अगर इस तरह की कोई भी इश्यूज आएगा तो राब्ता कमेटी में डिस्कशन होगा, और राब्ता कमेटी का जो भी फैसला होगा वो हासिल होगा। राब्ता कमेटी के ऊपर आप छोड़ रहे हैं कि अगर नून लीग राब्ता करती है आपसे तो फिर MQM की राब्ता कमेटी इसके ऊपर गौर करेगी और वही हतमी फैसला होगा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी होगा। आप इसको रूल आउट नहीं कंप्लीटली कर रहे कि हम उनकी तरफ जाएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, आपने ओपन छोड़ दिया कि राब्ता कमेटी इस पे गौर करेगी? देखिए, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और सियासी वर्कर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग करती है, आगे का भी सोचती है, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वोटर के लिए, अपने सपोर्टर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात तमाम सियासी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन वो अमल जिससे शहर को फायदा होगा, सूबे को फायदा होगा, मुल्क को फायदा होगा, जमहूरियत जिससे कैसे कायम हो जाए, तो मेरे ख्याल वो फैसला राब्ता कमेटी बेहतर तरीके से कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। सैयद अमीनुल हक साहब, MQM से बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप रहे। अता तारड़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपको कैसी लगी? बड़ा तगड़े किस्म के उन्होंने जवाबात स्टेटमेंट्स जारी किए और छोड़ूंगा नहीं तो वो कहते थे, लेकिन अब तो उन्होंने कहा मैं बहुत खतरनाक साबित हूँगा। देखिए, एक लफ्ज़ है डिलूजनल। जब बंदा डिलूजनल हो जाए उसमें फिर एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एक बयान दूसरे से नहीं मिलेगा। और देखिए क्या ख़तरनाक होंगे, ना जहांगीर तरीन का जहाज़ है और ना एक और सियासी लीडर जिन्होंने पंजाब की वजारत से अभी इस्तीफ़ा दिया है, ना उनकी फंडिंग है, ना वो लोग मौजूद हैं जो बहुत सारे लोग इनकी फंडिंग भी करते थे, धरनों में भी साथ थे। और देखिए एक तबका, मखसूस तबका जिसको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया नए पाकिस्तान के नारे पर, सड़क पे निकले तो सही। मैं तो अभी बाई इलेक्शन लड़के आया हूँ, खानेवाल का, खुशाब का, वजीराबाद का, डस्का का, लाहौर का। लोग जिन अलकाबाद से नवाज रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से ना बहुत, जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो गोल चक्कर के फवारे पे खड़े हो, हल्की हल्की पानी की फवार की आवाज़ आ रही हो, इस्लामाबाद की ठंडी हवा चल रही हो, मरगला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हो, तो किसी दूर बाजार के अंदर जो औरत टमाटर, अंडे, दूध खरीदने खड़ी होती है, उसकी गालियां और बद्दुआएं और उसकी दुहाइयां सुनाई नहीं देती हैं। और स्पेशली आपने जब अपने इर्द गिर्द खुशामदी किस्म के दरबारी लोग रखे हों जो आपको कहें कि ये अगले महीने आप देखिएगा ये डॉलर नीचे आएगा, रुपया ऊपर जाएगा, अगले महीने देखिएगा महंगाई खत्म हो जाएगी। तो तारिक साहब, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का मुखातिब कौन था? बुलाने वाले थे, इसमें कोई शक है किसी को? यानी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी वो बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया है, और मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ मैसेज ही है, पल्ले उनके अब कुछ नहीं रहा। और उनको देखिए एक और प्रॉब्लम है, कारकर्दगी है नहीं, मईशत तबाह हो गई, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख का इलाज कोई नहीं है। एक झूठा एहतसाब का नारा था 3.5 साल के, मैं इतने अरब डॉलर वापस ले आऊंगा, रिकवरियां करूंगा, उसको इकोनॉमी में इंजेक्ट करेंगे और मैं ये पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर दूंगा। वो नारा भी झूठा निकला, खोखला निकला। अब प्रॉब्लम ये नहीं है अगर मुझे निकाला का नहीं है, अब मिन्नत है कि मुझे निकालो, अब तरला है कि मुझे निकालो, क्योंकि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं निकलूं। और ये इन्होंने अपने लोगों को भी तैयारी का मैसेज दिया है कि किसी भी वक्त हम निकल सकते हैं, मगर इनको क्या पता, अब सेंट्रल पंजाब से लेके तो खैबर पख्तूनख्वा तक जितने इलेक्टेबल्स इनकी पार्टी छोड़ने को फिरते हैं, वो तैयारी किए बैठे हैं। वो कहते हैं जी अगले इलेक्शन में बल्ले का भार हम नहीं उठा सकते, क्योंकि जो खिलाड़ी बल्ला लेके निकलेगा उसको हेलमेट भी पहनना पड़ेगा साथ। और इतने बुरे हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो चले हार गए आप बल्दियाती इंतखाबात,
मगर अब क्या निकालना चाहते हैं? कल शहबाज शरीफ, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है ये मालूम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी आपको कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं या नहीं है? कल पीडीएम का इजलास भी है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अंदर बेशुमार चीज़ें थी जो आपको बतानी भी और हाईलाइट करनी भी ज़रूरी है। एक मौके के ऊपर उन्होंने अपोजिशन के लिए भी काफ़ी तहकीर-अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका लबो लहजा तो वैसे चोर और डाकू से कम तो उन्हें वो पुकारते नहीं हैं, लेकिन बराह रास्त किसी को किसी ऐसे लफ्ज़ से पुकारना जो बिलो डिग्निटी हो, गुरेज करना चाहिए। और वो भी ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो जब बोले हैं तो एक मैग्नेनिमिटी नज़र आनी चाहिए, बड़ापन नज़र आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने सुनिए क्या कहा, दिखाइएगा। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। ये चोर नहीं है, ये डाकू है। अब ये कहना कि ये घटिया लोगों के मुंह लगना मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी था, ये दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है, गलत काबिल तनकीद ये स्टेटमेंट है। काबिल मजम्मत भी कहना चाहिए ये बयान है, क्योंकि कोई शख्स बड़ा नहीं है। अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त दी है तो उसको उसका एहसानमंद होना चाहिए, सर उतना नीचे झुकना चाहिए। अगर बाकियों को तहकीर मेज़ लहजे में देखा जाए या ऐसी नज़रों से देखा जाए कि वो तो घटिया है, मैं तो आला अरफा हूँ, तो फिर मुझे अपने रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर का बयान किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। पिछले हफ्ते हम प्रोग्राम कर रहे थे तो राना सनाउल्लाह ने एक मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं मजबूरन आज उसको दोहराऊँगा। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अली मोहम्मद ख़ान ने। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। दिखाइएगा क्या राना सनाउल्लाह ने कहा था। इनके तमाम लोग, इनके अपने मेंबर जो हैं वो सरेआम अब जो है वो इनके खिलाफ जो है वो बातें करनी शुरू हो गए हैं। पहले कॉरिडोर्स में हमें मिलते थे और कहते थे कि यार इस पागल से जान छुड़ाओ। अब मैंने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को, अली मोहम्मद के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया, ये बात दुरुस्त है। ये राना सनाउल्लाह को प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए जैसे प्राइम मिनिस्टर धरने के दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर या कुछ ऐसे इससे भी ज़्यादा काबिल एतराज़ जुमले थे कि शलवारें ऐसे हो जाती हैं और वैसे हो जाती हैं, नहीं बोलना चाहिए। इससे उनकी इज़्ज़त के साथ साथ कहने वाले की इज़्ज़त में भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरा हिस्सा मैं सुनाऊँ जो राना सनाउल्लाह के लिए अल्फाज थे, मूँछों से पकड़ के अंदर कर दूँ और चोर और डाकू, वो भी काबिल कबूल नहीं है। दिखाइएगा जी। मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूँ। ये किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को अंदर कर दूंगा, ये एक पंजाबी स्टाइल होता है। पंजाब में वो कहते हैं बड़क लगानी, तो वो बड़क लगा के आप हुकूमतें नहीं चलाते, बड़क का कहीं और जगह होती है। तो ये बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर को रीथिंक करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कम जज्बात का इजहार नहीं किया, पहले भी किया लेकिन आज दोबारा किया। दिखाइएगा। शहबाज शरीफ, मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। मैं अगर इसको मिलता हूं तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको एनआरओ दूंगा, उनसे मफामत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। पलविशा, ये क्या नजर आता है? लबो लहजे में गुस्सा भी है, वार्न भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, किसको डरा रहे हैं इतना? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं तो आप पे हैरान हूँ कि आप किसको शाइस्तगी के भाषण दे रहे हैं। जिस आदमी को, जो शख्स अपने अंदर जिस चीज़ को छुपाए रखता है और जिस चीज़ से भरा होता है, उसको दूसरे भी वैसे ही रखते हैं। लिहाजा जो घटियापन ये दूसरों को कह रहे हैं शायद वो इनके अंदर भी हो, और जो आप वो छुपा नहीं सकते वो उनकी ज़बान पे आता ही रहता है। चाहे वो कंटेनर पे खड़े हों, चाहे वो शेखुपुरा में खड़े हो के कहें ओ डीसी शेखुपुरा शहबाज शरीफ तुम्हारा बाप है, ये इनके अल्फाज थे शेखुपुरा में। खुदा जाने कौन डीसी था और अल्लाह उसके बाप को इज़्ज़त दे, लेकिन ये हमारा उस वक़्त का फ्यूचर जो आने वाले अपनी कैंपेन में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अब मामला ये है कि जब ये कहते हैं कि मैं बहुत खतरनाक हूँगा, तो नमरूद भी अपने आप को ख़तरनाक ही समझता था, लेकिन आखिर में खुदा ने, अल्लाह ताला ने उसका काम तमाम करने के लिए मच्छर को सिलेक्ट किया।
लिहाजा हर शख्स, ये अंदर बैठे हुए भी इतने खतरनाक हैं, ये नहीं कि मैं बाहर जाके खतरनाक हूँगा, ज़्यादा खतरनाक ये इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। किसके लिए? मुल्क के लिए। किसके लिए? अवाम के लिए। लेकिन असल मसला ये है कि आजकल जो आपको लहजे में एक और किस्म की वो जो है इनको तलखी है, उलझन, तलखी और इनकी कुछ तनाव की कैफियत नज़र आ रही है, वो इसलिए है कि कुमक नहीं पहुंच रही किसी शख्स से, जहाँ से कुमक आती है, कुमक नहीं पहुंच रही। ये लफ्ज़ जो है खास, मुझे पता है, तो कुमक नहीं पहुंच रही, खास इंस्टीट्यूशन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ से दो मुराद ले रही हैं या? मैं यही कह रही हूँ, आप यही कह रही हैं कि वहीं से कुमक नहीं आ रही, नहीं पहुंच रही। अब वो नहीं पहुंच रही तो वो शायद उन्होंने पूछा भी हो, शायद कोई इल्तजा भी की हो, जब नहीं पूरी हुई तो फिर उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं ख़तरनाक हूँ और मैं बाहर निकल कर आपको मज़ा चखाऊंगा। तारिर साहब, पोलिटिकल ऑप्शन की अगर बात करें तो ख़तरनाक पोलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं मैं बाहर निकलूंगा तो आप कहीं शक्ल दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। नहीं जी, देखिए बेबस आदमी है, और ये जब अब बिल्कुल एक एंड हो गया है हर चीज़ का, मुल्क के हालात आप देख लें, सियासी ऑप्शंस हैं कोई नहीं, तो ये मैं तो देखें नदीम मलिक साहब, मैं आई एम अ वेरी हम्बल सोल, मैं अल्लाह ताला से डर के इनको कहता हूँ कि आ जाए बाहर, ये लाहौर शहर है, ये मेरे शहर में ही आ जाएं और आ जाएं मीनारे पाकिस्तान पे, हमारे से पहले आ जाएं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल किए बगैर देखें ना बंदे इकट्ठे करें, किस कॉज के लिए इकट्ठे करेंगे, देखें इनका क्या कॉज था। और नदीम मलिक साहब, आप इनको क्या समझते हैं? ये जो तकरीरें कर रहे हैं या गालम गलोच कर रहे हैं, ये कौन है? वो बिल्कुल वो कह रहे हैं, उनका दिमाग और है, वो समझते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बन के और ये नौकरी की दरखास्त एक्सेप्ट करके पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान पे एहसान अजीम किया है। मैं तो सुपरस्टार था, वेस्ट को मैं जानता हूं, उज्बेकिस्तान को मैं जानता हूं, बुखारा को मैं जानता हूं। तो ये देखें, और ऐसा आदमी क्या करता है? ऐसा आदमी जो उसके साथ लोग होते हैं ना, इंटाइटल फील करता है कि ये जो मेरे साथ खड़े, दे ओ मी समथिंग, मैं इनका मोहसिन हूं, मैं इनका खुदा ना खास्ता कोई इनके सारी जिंदगी जो है उसका इनसार मेरे पे है। अब क्या किया? छोटी सी बात है, इखलाक होते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी कल्चर है, कोई फौत हो हम जनाजे पे पहुंचते हैं, नहीं पहुंच सकते फातिहा खानी करते हैं। ये वाहिद आदमी है, कोई करीबी साथी फौत हो जाए, ये उसकी फैमिली को दफ्तर बुला के अफसोस करता है। नईमुल हक ने पूरी जिंदगी दे दी, इनका अपना मामला है, ठीक है, मगर ये गवारा नहीं हुआ कि नईमुल हक के घर जाके ये अफसोस कर लें, उसकी फैमिली को बुला के अफसोस की भी। पिछले दिनों मैं एक और तस्वीर देख रहा था, कोई और आदमी फौत हुआ है, उसकी फैमिली को दफ्तर बुलाया है। चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब की वालदा उनके छोटे भाई वो फौत हुए, तो ये मिनिस्टर्स इनक्लेव बिल्कुल साथ है, कोई 5 मिनट का फासला है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसको दफ्तर बुला के उससे फातिहा, भाई तुम कौन हो? और ये छोटी छोटी बातें। शहजाद अकबर के साथ आज क्या किया है? शहजाद अकबर पाकिस्तान का नापसंदीदा आदमी होगा, उसने जो 3.5 साल किया, मगर आप देखें कि एक शख्स इसके पीछे जलील हुआ ना, इसने कहा केस बनाओ, उसने बनाए, उसने कहा कि इनको जेलों में डालो, उसने डाला, इसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इनको गालियां दो, उसने दी। आज जब उसे कहा कि दोबारा गिरफ्तार करो, उससे शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हो सके, तो उसे कहा इस्तीफा देके घर चले जाओ, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूं। वो अंग्रेजी की कहावत है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, और वो उर्दू की भी एक कहावत है, मैं वो थोड़ी मॉडिफाई करके आपको सुना देता हूं। वो एक कुआं था, उससे आलूदा पानी आता था, जो डोल डालता था आलूदा पानी निकलता था। वो किसी सियाने ने कहा कि पता तो करो पानी आलूदा क्यों है, असल जड़ निकालो कुएं के अंदर से तो पानी साफ होगा। तो ये असल जड़ कुएं से निकलेगी तो पानी साफ होगा, बाकी डोल भर भर के पानी निकालते रहे, ज्यादा नामनासिब तशबीह नहीं होने जानी चाहिए। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ है। जैसे शाइक उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के कुछ जुमले जो थे काफ़ी सख्त थे, जैसे अदलिया के ऊपर था, तो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ दोबारा। लगा मुझे ये कि काफ़ी शायद दबाव के अंदर हैं या तनाव के अंदर हैं। एक दफ़ा दोहरा दें ये अदलिया वाला स्टेटमेंट, तो फिर जस्टिस साहब से पूछते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, अदालत उसको मुजरिम करार देती है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लड़ना, पहले अपने बच्चे बाहर भगा दिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं, और वो कहते हैं जी, उससे पूछो, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे बाहर चले गए। क्या कहते हैं आप शाइक उस्मानी साहब, खुदा के वास्ते अदलिया रहम करे?
देखिए, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इमरान खान साहब तो बड़े सेंसिबल आदमी हैं। इस किस्म की बातें अगर उन्होंने की हैं तो यकीनन उनको ज़ेब नहीं देता मेरे ख्याल में। देखिए, जो दुनिया में होता है, आपको मुझे अपने बच्चों पे तो कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमारे बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मेरी बेटी इंग्लैंड में बैठी है, मैं तो नहीं चाहता वो इंग्लैंड में बैठी है, वो यहाँ आ जाए। तो ये बात तो नहीं है। देखिए, इशू यहाँ पे सिर्फ ये है कि बदकिस्मती से जो अकाउंटेबिलिटी की जो बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो सिर्फ नवाज फैमिली की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और वो लेकिन ये नहीं देखते कि जो करप्शन है हमारी सोसाइटी में, जो ऑर्डिनरी आदमी डे टू डे अफेयर्स, उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें जो आती हैं, जो करप्शन होती है, उसका तो कोई अजाला नहीं होता। तो फ़ायदा क्या होता है? अगर आपने नवाज शरीफ को बंद कर दिया, शहबाज शरीफ को बंद कर दिया, तो एक कॉमन आदमी का क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? तो अब ये, लेकिन जो अदलिया के लिए मैसेज है कि खुदा के वास्ते रहम करो, ये ठीक है अदलिया को ऐसे कहना? जी, अदलिया को ये कहना कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो। देखिए, आप देखिए, अदलिया की बात जो है वो तो मेरे ख्याल में वो उनको ज़ेब नहीं देता ये कहते हुए, क्योंकि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ का केस जल्दी करो। जो बाकी जो लाखों केसेस पड़े हुए हैं जो कोर्ट्स में, उसकी बात नहीं की उन्होंने, जो कि उनको करना चाहिए। वो उनको चाहिए कि कोई, अब तक 3 साल हो गए, उनको 4 साल होने वाले हैं, उनको चाहिए थे कोई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें, जुडिशल रिफॉर्म्स, जो कि हमेशा कहते रहे वो करेंगे, ताकि लोगों के केसेस, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हों। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बंद हो या ना बंद हो, एक कॉमन आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? शाइख साहब, एक दफ़ा पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने, जस्टिस खोसा थे चीफ जस्टिस, उस वक्त भी ऐसा ही एक बयान दिया था कि ताकतवर लोगों का एहतसाब नहीं हो सकता या उनको अदालत से सज़ा नहीं हो सकती। फिर मुझे लगा यह कि शायद तनाव वाली कैफियत भी पैदा हो गई, थोड़ा फिर कमी आई, थोड़ा सा गुड सेंस प्रिवेल। अभी प्राइम मिनिस्टर के बाद जुमले तो ऐसे लगते हैं कि वो डायरेक्टेड है कि मैं सड़क पे निकला है तो बड़ा ख़तरनाक हूँगा, वो लगता है किसी और इदारे को पैगाम दिया है। ये देखें तो अदलिया को पैगाम है। तो ये क्या नज़र आया आपको तकरीर में से, प्राइम मिनिस्टर की इस किताब में से? देखिए, वो इनकी, इमरान खान साहब की पर्सनालिटी है, मैं उनको थोड़ा बहुत पर्सनली भी जानता हूँ, और उनकी पर्सनालिटी ये है कि वो समझते हैं कि वो सब चीज़ें बेहतर समझते हैं, और उनका ये इरादा है कि वो किसी तरीके से इन लोगों को कंट्रोल करें। जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल में, कि सिर्फ एम्फेसिस है कि नवाज फैमिली को किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। वो चीज़ नहीं है। आपको मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी है। ली कुआन यू जब आया था सिंगापुर में, तो उसने ये नहीं किया था कि किसी एक आदमी को टारगेट करे, उसने सारी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की थी। तो वो ज़रूरत उसकी ये है। हम चाहते थे, इमरान खान साहब माशाल्लाह ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन मुल्क को चेंज करने के लिए इस तरीके से काम नहीं होता किसी एक के खिलाफ जाने के लिए। आज उनके एहतसाब के जो एडवाइज़र थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, शहजाद अकबर ने। तो 3.5 साल में एहतसाब के नाम पर जो कुछ हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी अंदर, मिफ्ता इस्माइल अंदर, MDPSO अंदर, एहसन इकबाल अंदर, नेम एनी अपोजिशन लीडर, वो जेल में रहा, कैद रहा, साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 माह, निकला उसमें से कुछ नहीं। वाई बात तो यही है ना। देखिए, एसेंशियली बात ये है कि करप्शन तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, ये आप जानते हैं कि हमारे, मैं तो इस मुल्क में पिछले 47 से हूँ, और मुझे पता है कि करप्शन तो शुरू से आखिर तक ये रही है हमारे मुल्क में। लोग पैसे बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए ताकि, ठीक है करप्शन तो होएगी, वो अपनी जगह पर, लेकिन एक कॉमन आदमी को करप्शन से नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेन इशू। आप कोई चीज़ कराने जाएं, कहीं भी जाएं, प्रॉपर्टी चेंज कराएं, बेचें या कुछ करें, आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो चीज़ ख़त्म करें तो फिर फ़ायदा है। क्या फ़ायदा अगर आप एक नवाज शरीफ को जेल में डाल दें? तो 3.5 साल में, जैसे सब 3.5 साल में कोई एक सिंगल स्टेप, 2 स्टेप्स जिससे आम इंसान की ज़िंदगी में आसानी पैदा हुई? बिल्कुल नहीं जनाब। मेरे ख्याल में, मैं तो चूँकि लीगल प्रैक्टिस में हूँ, मेरी लॉ फर्म है, मैं देखता रहता हूँ कि लोगों को जो प्रॉब्लम होते हैं, लोग कहते हैं कि साहब मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ, रजिस्ट्रार कहता है कि 50,000 रुपये दो तो मैं करूँगा ट्रांसफ़र, वरना नहीं करूँगा। अब उसको आप कैसे चेंज करेंगे? उसको आप चेंज करना चाहिए ताकि कॉमन आदमी की जिंदगी बेहतर हो। नवाज शरीफ जेल में जाए या ना जाए, किसी को क्या इंटरेस्ट है? जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ